आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सिर्फ एक शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ। दरअसल आज बंगाल ने एक बार फिर इतिहास को करवट लेते हुए देखा है। 15 साल तक सत्ता पर मजबूत पकड़ रखने वाली ममता बनर्जी हार चुकी हैं और नई सरकार ने शपथ ले ली है और अब पूरा देश बंगाल की तरफ देख रहा है और अब हर आंखों में बस एक ही सवाल है कि क्या बंगाल अब सचमुच बदलने वाला है? क्या ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन है या फिर बंगाल की राजनीति, उसकी पहचान और उसकी वैचारिक दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत है? क्योंकि भारत के इतिहास में अगर कोई क्षेत्र लगातार विचारों की प्रयोगशाला रहा है तो वह बंगाल है, क्योंकि यही भारतीय पुनर्जागरण पैदा हुआ, यही राष्ट्रवाद ने आकार लिया और यही वामपंथ सबसे मजबूत हुआ। और आज यही राज्य हिंदुत्व बनाम क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति का सबसे बड़ा रण क्षेत्र बन चुका है। और दोस्तों, आज की इस कहानी में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि बंगाल में सरकार कैसे बदली, हम ये भी समझेंगे कि आखिर भारत के पूर्व में मौजूद राज्य को पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है। हम जानेंगे कि कैसे कभी दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र रहे बंगाल को अंग्रेजों ने कैसे तोड़ा, कैसे 1905 का बंगाल विभाजन भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल गया, कैसे बंगाल भारतीय नवजागरण, क्रांति और राष्ट्रवाद का केंद्र बना और कैसे लेफ्ट फ्रंट ने यहाँ 34 साल राज किया, कैसे ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष के दम पर लेफ्ट का किला गिराया और अब आखिर क्यों बीजेपी की जीत को बंगाल की राजनीति में एक बड़े वैचारिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। यानी आज की यह कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं है, यह भारत की राजनीति, संस्कृति, पहचान और इतिहास की कहानी है। और शायद इसीलिए आज की युवा पीढ़ी में फिर से यह सवाल जिंदा हो गया है कि आखिर भारत के बिल्कुल पूर्व में मौजूद राज्य को पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है। जो राज्य इंडिया के ईस्ट में है उसके नाम में वेस्ट क्यों जुड़ा हुआ है? क्या यह सिर्फ भौगोलिक गलती है या फिर इसके पीछे हजारों साल की सभ्यता, संघर्ष, बंटवारे और राजनीति की कहानी छिपी है? सच कहें तो पश्चिम बंगाल सिर्फ एक नाम नहीं है, यह इतिहास की उन परतों का आखिरी निशान है जिन्होंने बंगाल को बार बार बदला, तोड़ा और फिर खड़ा किया और हर बार उसे भारत की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। दोस्तों, बंगाल की कहानी आज से नहीं शुरू होती, इसकी जड़ें तो हजारों साल के भारत के इतिहास में हैं। प्राचीन काल में बंगाल को बंग, गौड़, समतट और पुनर्वर्धन जैसे नामों से जाना जाता था। उस समय इसका विस्तार सिर्फ आज के पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं था, बल्कि वर्तमान बांग्लादेश, बिहार, ओडिशा और असम के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। मौर्य और गुप्त काल में बंगाल व्यापार, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बन चुका था, लेकिन इसका वास्तविक स्वर्णकाल पाल वंश के समय आया। पाल शासकों ने बौद्ध धर्म और शिक्षा को जबरदस्त बढ़ावा दिया। विक्रमशिला और सोमपुर महाविहार जैसे शिक्षा केंद्रों ने बंगाल को पूरे एशिया के बौद्ध ज्ञान नेटवर्क का केंद्र बना दिया। उस दौर का बंगाल सिर्फ आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं था, बल्कि विचारों से भी बेहद उन्नत था। यहाँ बौद्ध और हिंदू परंपराएं साथ साथ विकसित हो रही थी। बाद में सेन वंश के समय संस्कृत, संस्कृति और ब्राह्मणवादी व्यवस्था का प्रभाव और मजबूत हुआ। और फिर आया मध्यकाल। तुर्क और अफगान शासकों के आगमन के साथ बंगाल सल्तनत उभरी और यह सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि बंगाल की सामाजिक और आर्थिक संरचना भी बदलने लगी थी। उपजाऊ डेल्टा, चावल उत्पादन, वस्त्र उद्योग और समुद्री व्यापार ने बंगाल को दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में शामिल कर दिया। यहाँ का मलमल और रेशम यूरोप तक निर्यात होता था और इसी दौर में सूफी आंदोलन फैला। हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का मेल बढ़ा और बंगाल की मिश्रित सांस्कृतिक पहचान बनी। वहीं मुगल काल तक आते आते बंगाल को भारत का आर्थिक इंजन कहा जाने लगा। वस्त्र उद्योग, जहाज निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने इसे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे समृद्ध सूबा बना दिया। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा सच यही है कि जितनी बड़ी समृद्धि उतनी बड़ी साजिश। सन 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि भारत की गुलामी का दरवाजा था। प्लासी और फिर 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल की दीवानी यानी राजस्व वसूली अपने हाथ में ले ली। अब बंगाल कमाएगा, लेकिन पैसा जाएगा लंदन। और इसके बाद शुरू हुई लूट की वो कहानी जिसने कभी समृद्ध रहे बंगाल की कमर तोड़ दी। किसानों पर भारी टैक्स लगाए गए, हस्तकरघा उद्योग को बर्बाद कर दिया गया ताकि ब्रिटेन के सस्ते कपड़े भारतीय बाजारों में बेचे जा सके। जो बंगाल कभी दुनिया को कपड़े पहनाता था, वही बंगाल धीरे धीरे गरीबी और भूख की गिरफ्त में आने लगा। फिर आया सन 1770 का भयानक अकाल। करीब 1 करोड़ लोग मारे गए। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि लोग भूख से मर रहे थे और अंग्रेज
टैक्स वसूली बंद करने को तैयार नहीं थे। लेकिन इतिहास की विडंबना देखिए कि जिस बंगाल को अंग्रेज आर्थिक रूप से तोड़ रहे थे, वही बंगाल बौद्धिक रूप से जाग रहा था। और यहीं से शुरू हुआ भारतीय नवजागरण। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे महान विचारकों ने समाज सुधार और आधुनिक सोच को नई दिशा दी। सती प्रथा विरोध, महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह जैसे आंदोलनों ने भारतीय समाज को झकझोर दिया। कलकत्ता आधुनिक शिक्षा, प्रेस, साहित्य और पत्रकारिता का केंद्र बन गया और यहीं से स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। अंग्रेजों को डर लगने लगा कि अगर बंगाल की चेतना एकजुट हो गई तो ब्रिटिश शासन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। और यहीं से शुरू हुआ डिवाइड एंड रूल का सबसे खतरनाक अध्याय। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। अंग्रेजों ने इसे प्रशासनिक जरूरत बताया, लेकिन भारतीय नेताओं ने इसे साफ तौर पर डिवाइड एंड रूल की नीति माना। बंगाल को हिंदू और मुस्लिम बहुल हिस्सों में बांट दिया गया और यहीं से पहचान आधारित राजनीति की आग और तेज हो गई। लेकिन अंग्रेजों ने बंगाल की आत्मा को कम समझ लिया था। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। छात्र, शिक्षक, व्यापारी, महिलाएं, हर वर्ग सड़कों पर उतर आया। और फिर इतिहास का एक ऐसा दृश्य बना जो आज भी भारतीय इतिहास के सबसे भावुक पलों में गिना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने हिंदुओं और मुसलमानों से एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधने का आह्वान किया। संदेश साफ था कि हमें बांटा नहीं जा सकता। आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि 1911 में अंग्रेजों को बंगाल विभाजन वापस लेना पड़ा। लेकिन जाते जाते वे लोगों के दिमागों में विभाजन का बीज बो चुके थे। और फिर आया सन 1947। देश आजाद हुआ, लेकिन बंगाल फिर टूट गया। पश्चिम बंगाल भारत में रहा, जबकि पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। इस विभाजन ने शरणार्थी संकट, सांप्रदायिक तनाव और पहचान आधारित राजनीति को जन्म दिया, जिसकी छाप आज भी बंगाल की राजनीति में दिखाई देती है। और यहीं से वेस्ट बंगाल नाम स्थायी हो गया, यानी पश्चिम बंगाल असल में उस टूटे हुए बंगाल का बचा हुआ हिस्सा था। और फिर सन 1971 पूरी पाकिस्तान में भाषा और पहचान की लड़ाई शुरू हुई। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया, लाखों लोग मारे गए, करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत आए और इसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और बांग्लादेश बना। दुनिया के नक्शे से ईस्ट पाकिस्तान मिट गया, लेकिन वेस्ट बंगाल का नाम वहीं रह गया। यानी वेस्ट बचा रहा, लेकिन उसका ईस्ट खत्म हो चुका था। आजादी के बाद शुरुआती दशकों तक कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, लेकिन बेरोजगारी, उद्योगों के पतन, खाद्य संकट और नक्सल आंदोलन ने राज्य को अस्थिर कर दिया। इसी माहौल में 1977 में लेफ्ट फ्रंट सत्ता में आया और बंगाल वामपंथ का सबसे बड़ा गढ़ बन गया। ऑपरेशन बरगा जैसे भूमि सुधारों और पंचायत मॉडल ने वामपंथ को गांव-गांव तक मजबूत कर दिया। लेकिन समय के साथ उद्योगों का पलायन, बेरोजगारी, राजनीतिक जड़ता और पार्टी हिंसा ने जनता में असंतोष पैदा करना शुरू कर दिया। और इसी असंतोष के बीच ममता बनर्जी उभरी। मां माटी मानुष के नारे के साथ उन्होंने लेफ्ट का 34 साल पुराना किला गिरा दिया। उनकी राजनीति बंगाली अस्मिता, कल्याणकारी योजनाओं और ग्रामीण वोट बैंक पर आधारित रही। लेकिन बाद के वर्षों में भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा के आरोप बढ़ते गए और यहीं से बीजेपी ने बंगाल में अपनी जमीन मजबूत करनी शुरू की। बीजेपी ने सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति नहीं की, उसने दुर्गा पूजा, CAA, सीमा सुरक्षा और शरणार्थी हिंदुओं के मुद्दे को बंगाली अस्मिता के साथ जोड़कर नया राजनीतिक समीकरण तैयार किया। लेफ्ट के पतन के बाद उसका बड़ा वोट बैंक बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ और TMC विरोधी भावना ने बीजेपी को मुख्य विकल्प बना दिया। और आज 2026 में पहली बार बंगाल में बीजेपी सरकार का बनना सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बंगाल की ऐतिहासिक राजनीतिक धारा में एक बड़े वैचारिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल स्थायी रूप से बदल चुका है? क्या बीजेपी बंगाली सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समझ पाएगी? क्या वह अल्पसंख्यकों का विश्वास जीत पाएगी? क्या बंगाल में उद्योग और रोजगार वापस आएंगे? क्या राजनीतिक हिंसा रुकेगी? इसलिए आज का पश्चिम बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं है, या भारत की बदलती सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दिशा का सबसे बड़ा दर्पण बन चुका है। और शायद इसीलिए भारत के पूर्व में खड़ा यह पश्चिम आज भी हमें याद दिलाता है कि बंगाल को समझना दरअसल भारत को समझना है।